एकेडमी स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे अपने फुल कोर्स की डिस्कशन। तो सबसे पहला सवाल आ जाता है कि a car starts from rest and move with the uniform acceleration. During the second of its motion, it covers a displacement of 15 मीटर। तो ड्यूरिंग थर्ड सेकंड वो कितना करेगी? तो जब भी स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का जिक्र हुआ होता है तो या तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि एस एन इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए 2n-1, या फिर हम ये यूज करते हैं कि S1 इक्वल होगा S1 के, S2 इक्वल होगा 3S1 के, S3 इक्वल होगा 5S1 के, एंड सो ऑन। इसी तरह ये बात आगे की तरफ चलती है। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि S2 जो है वो इक्वल है 15 मीटर के। तो अब हमें पता है कि S2 इक्वल है 3S1 के, तो S1 इक्वल हो जाएगा S2 बाय 3, या मैं लिख सकता हूँ 15/3, और 15/3 होता है 5 मीटर, यानी कि S1 हमारे पास 5 मीटर है। अब हमने S3 फाइंड करना है, तो S3 इक्वल होता है 5S1 के, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मीटर, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बनता है। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हायर फ्रीक्वेंसी देन द विजिबल लाइट। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करूं, लाइट स्पेक्ट्रम, तो लाइट का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से चलता है कि सबसे पहले हमारे पास आती हैं रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो के बाद हमारे पास आती हैं माइक्रोवेव्स, माइक्रो के बाद हमारे पास आती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद हमारे पास आता है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन के बाद हमारे पास आता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आता है एक्सरेस, एक्सरेस के बाद आता है गैमा रेस। तो स्टूडेंट जितना भी आप इस तरफ मूव करेंगे, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी। तो यहां पे बोला हुआ है कि हायर फ्रीक्वेंसी देन विजिबल लाइट, तो विजिबल से हायर किसकी है? अल्ट्रावायलेट की है, तो अल्ट्रावायलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इफ 100 जूल हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एंड इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम 50 टू 70। बेसिकली इसमें बात क्या हुई है, इसमें इस तरह से कहा गया है कि एक सिस्टम है हमारे पास और उसके पास इंटरनल एनर्जी है 50 जूल, ठीक है। अब हम सवाल पढ़ेंगे कि हमने 100 जूल हीट सप्लाई की है, तो 100 जूल हीट जब हमने सप्लाई की तो इसकी इंटरनल एनर्जी हो जानी चाहिए थी 150 जूल, ठीक है। लेकिन सवाल में कहा है कि वो सिर्फ कितनी हुई है? 70 जूल हुई है, यानी कि 150 में से कितना निकालेंगे तो 70 आएगा, तो वो आएगा 80। तो यानी कि उसने 80 जूल वर्क किया है, जिस वजह से उसके पास कितनी रह गई है? 70 जूल इंटरनल एनर्जी रह गई है। तो इसका क्या आंसर होगा? 80 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि अल्फा एंड बीटा रेस आर ट्रेवलिंग विद सेम मोमेंटम, विच वन विल हैव मोर वेवलेंथ। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास मास और वेवलेंथ का रिलेशन आएगा तो बेसिकली डी ब्रॉगली को यूज किया होता है हमने, ठीक है। अब डी ब्रॉगली की 3-4 इक्वेशंस हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहली है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये इसकी मेन इक्वेशन है। दूसरी है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी को मैं एम वी भी लिख सकता हूं। फिर तीसरी इक्वेशन इसकी आ जाती है कि इसी p को मैं √2m/e भी लिख सकता हूं। और लास्ट इक्वेशन है कि अगर आपको पोटेंशियल दिया हो तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2mve भी लिख सकता हूं। तो यहां पर क्योंकि मोमेंटम दिया हुआ है तो हम वो वाली इक्वेशन लेंगे जिसमें मोमेंटम आया है, तो ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे। तो h/p, तो अगर मोमेंटम दोनों का सेम है तो वेवलेंथ भी दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा। तो इसका आंसर होगा सेम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इस तरह से हैं कि Q1 इक्वल है 4Q1 के, Q2 इक्वल है 4Q1 के, यानी कि अगर एक चार्ज लेट से 1 कूलम है तो दूसरा चार्ज यहाँ पे 4 कूलम का पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा चार्ज हमारे पास 4 कूलम का है। तो हमें यह बताना है कि अगर F1 जो है ये चार्ज इस पे F1 लगा रहा है और ये वाला चार्ज इस पे
F2 एग्जर्ट कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स के F1 इक्वल होता है -F2 के, यानी कि दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं लेकिन ऑपोजिट होती हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो F1 जो है वो F2 के इक्वल होता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और सवाल में हमसे क्या पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो F1 विल बी इक्वल टू F2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कार कमिंग फ्रॉम वेस्ट। अच्छा स्टूडेंट, ये यहाँ पे सारा जो मसला था ना वो फ्रॉम का था। इस अप्लाइंग ब्रेक्स, तो अगर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाऊं, अब लिखा हुआ है कि फ्रॉम वेस्ट, यानी कि वो आ वेस्ट से रहा है और जा किस तरफ रहा है, ईस्ट। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ईस्ट की तरफ होगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो ईस्ट की तरफ होगी, और वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी। और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट होती है। तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन किस तरफ हो जाएगी, वेस्ट की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें ये सिर्फ फ्रॉम और टू का आप लोगों ने देखना था कि डायरेक्ट ऑपोजिट नहीं कर देना, कभी कभी फ्रॉम लिखा होता है टू की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच डायरेक्टेड इनवर्ड। अच्छा, अगर हम वायर को मूव करते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में, तो व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंड्यूस पोटेंशियल इन अ वायर। अच्छा, अब ये है स्टूडेंट, इसमें एक थोड़ा सा इशू ये है कि वैसे अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या होता है कि आपने इस तरह से कंसिडर किया होता है कि ये दो रेल्स हैं, इसके अंदर आपकी वायर है, और वायर को जब आप मूव करेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल बनेगा। एक एंड पे जो है वो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दूसरे एंड पे जो है वो पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये लूप बन रहा होता है और लूप में से फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। ये देखिए यहां पे मेंशन है कि पीस ऑफ वायर। तो पीस ऑफ वायर जो है ना वो सिंपल एक वायर का पीस है जो कि क्लोज लूप नहीं बना सकता। और अगर क्लोज लूप ना बने तो कोई ईएमएफ नहीं बनता। तो इसका आंसर है नो पोटेंशियल इज फॉर्म्ड इनसाइड अ वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, स्पीड ऑफ अ साउंड इन 3 डिफरेंट मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज गिवन बिलो, विच ऑफ देम इज मोस्ट लाइकली टू बी द स्पीड ऑफ साउंड इन द सॉलिड मीडियम। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह है कि स्पीड ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड ऑफ साउंड का इलास्टिसिटी कांस्टेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e। तो इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर आती है बारी लिक्विड्स की, और फिर बारी आती है गैसेस की। तो इस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड होगा, और फिर गैसेस होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ये है तो ये सॉलिड्स की होगी, ये है तो ये लिक्विड्स की होगी, और ये वाली मोस्ट प्रोबेबली गैसेस की होगी। तो मोस्ट लाइकली इसमें से ये जो 5500 है ये सॉलिड्स की बन रही है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले है हाफ लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, decay constant is dependent upon the number of atoms that decay are dependent upon the initial number of atoms, और mean life is dependent upon the initial number of atoms। तो स्टूडेंट ये चीज़ ज़रा समझने की है। सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो हम कहते हैं कि डिकेइंग एटम्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एन नॉट पे, टाइम पे, और तीसरी चीज़ आती है इसका कांस्टेंट। तो ये डिकेइंग एटम्स है, ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है, और ये टाइम है। तो डिकेइंग एटम्स जो हैं, डिकेइंग एटम्स हमारे पास डिपेंड करते हैं ऑन इनिशियल भी, ऑन टाइम भी, और जब मैं ये कांस्टेंट हटाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा डिके कांस्टेंट। तो तीसरी चीज आ गई कि वो एलिमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। डिके कांस्टेंट और टाइम हाफ लाइफ की बात की जाए अगर, तो डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं ऑन एलिमेंट।
ठीक है, जो एलिमेंट जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा उसका डिके कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा और उसकी हाफ लाइफ उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम सवाल पढ़ें तो ये है कि हाफ लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, नहीं। डिके कांस्टेंट इज डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ एटम, नहीं। नंबर ऑफ एटम्स डेट डिके आफ्टर अ हाफ लाइफ आर डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, तो देखें ये डिपेंड कर रहे हैं, तो ये वाली बात ठीक है। मीन लाइफ, तो मीन लाइफ स्टूडेंट्स क्या होती है, मीन लाइफ इक्वल होती है 1 डिके कांस्टेंट। तो अगर डिके कांस्टेंट नहीं डिपेंड कर रहा तो मीन लाइफ भी नहीं कर रही, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है जी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ फुली चार्ज कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड टू अ पावर सोर्स। अब ये स्टूडेंट्स नॉट कनेक्टेड वाली बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास एनर्जी की दो इक्वेशंस होती हैं, एक हमारे पास होती है एनर्जी की हाफ सी वी स्क्वेयर और दूसरी इक्वेशन होती है हमारे पास हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन होती है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कनेक्टेड कैपेसिटर के लिए होती है और ये वाली जो इक्वेशन होती है ये हमारे पास डिसकनेक्टेड कैपेसिटर के लिए होती है। अब यहां पर हम इसको नहीं यूज कर सकते, हम सिर्फ इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, यानी कि सी जो है वो इक्वल होता है ए ई नॉट बाई डी के, तो डी अगर आप ज्यादा करेंगे तो सी कम होगा, तो यहां पर अगर सी कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इंक्रीज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विद वेलोसिटी v, टाइम टू रीच ग्राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट्स, जो टाइम होता है ना हमारे पास वो आता है टाइम फॉर फॉल। तो टाइम फॉर फॉल हमारे पास आता है इस इक्वेशन से कि h इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर से हम फाइंड करते हैं। तो इसमें देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई जिक्र ही नहीं है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो कुछ भी हो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। टाइम ऑफ फॉल वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे और मास ऑफ अर्थ पे, इसलिए क्योंकि मास ऑफ अर्थ जो है वो जी को चेंज करता है, तो मास ऑफ अर्थ चेंज होगा तो जी भी चेंज होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लिफ से एक बॉल को फेंके 10 मीटर पर सेकंड से, उसी क्लिफ से आप फेंके दूसरी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से, तो बेशक 20 वाली जो है वो दूर जाएगी, लेकिन टाइम फॉर फॉल दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। दोनों बॉडीज विल फॉल एट द सेम टाइम। नेक्स्ट सवाल है कि इन अ एसी सर्किट अ कंपोनेंट शोज जीरो ऑपोजिशन टू करंट एट लो फ्रीक्वेंसी बट हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपोजिशन ज्यादा हो जाती है, दिस कंपोनेंट इज लाइकली आ, तो इसका आंसर है इंडक्टर। क्योंकि इंडक्टर के बारे में याद रखें कि इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है वो इक्वल होती है 2 पाई एफ इंटू एल के, यानी कि उसकी रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो इंडक्टर रिएक्टेंस ज़्यादा होगी और करंट कम फ्लो करेगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस भी कम होगी और करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा। तो देखें यही चीज़ फॉलो हो रही है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपोजिशन ज़्यादा है और लो फ्रीक्वेंसीज पे ऑपोजिशन कम है, तो ये कौन सी चीज़ हुई, इंडक्टर हुई। अगर कैपेसिटर आता तो इसी का ऑपोजिट हो जाता स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि इन एन ओपन पाइप वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल मोड द प्रेशर इज मैक्सिमम एट। अच्छा, अब इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रेशर कहाँ पे मैक्सिमम होता है और फिर हमें यह समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल टोन ऑफ ओपन पाइप बनती किस तरीके से। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के नोड्स का जो प्रेशर होता है ना वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एंटी नोड का प्रेशर, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है किस पॉइंट पे, नोड्स पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो प्रेशर नोड्स पे मैक्सिमम होता है। अब हमें ये देखना है कि अगर एक ओपन पाइप है तो उसके नोड किस पॉइंट पे बनता है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इस तरह से बनती है, ठीक है। जहां पे भी ओपन एंड होगा वहां पे एंटी नोड बनेगा, जहां पे भी
क्लोज एंड होगा वहां पे नोड बनेगा। तो क्योंकि इसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं तो दोनों साइडों पे एंटी नोड बनेगा और सेंटर में नोड बनेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रेशर किस पॉइंट पे होगा, सेंटर ऑफ पाइप पे होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि टू स्फेरिकल न्यूक्लियाई हैव मास 216 एंड 64 विद रेडियस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ r1 एंड r2 इज। अच्छा जी, तो इस तरह है स्टूडेंट्स के न्यूक्लियस के रेडियाई को, फॉर न्यूक्लियस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, तो अगर मैं R1 की बात करूं तो एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 216 का 1/3 विच इज इक्वल टू 6। और R2 की अगर मैं बात करूं तो वो आ रहा है 64 रेज टू द पावर 1/3 जो कि बनता है 4। तो अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ R1 ओवर R2 का तो वो आ जाएगा 6/4 विच इज इक्वल टू 1.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के व्हेन अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट इज पास थ्रू अ certain wire, a current of 5 ampere flows through it. If the same wire is used to charge a capacitor of 2 farad using the same 10 volt battery, how much time is required to fully charge this capacitor? तो बेसिकली स्टूडेंट इस तरह है कि टाइम जो है ना, फुल टाइम वो इक्वल होता है, टाइम टू चार्ज ए कैपेसिटर इक्वल होता है 5 टाइम कांस्टेंट्स के। तो सबसे पहले हमें टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है, और टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, आरसी के। तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर हमें कैपेसिटेंस ऑलरेडी दी हुई है 2 फेरेड, और फिर हमने उसको फाइंड करना है। तो अगर हम करंट फाइंड करना चाहें तो करंट इक्वल होता है V बाय आर के। तो यहाँ पे बोला हुआ है, सॉरी, रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो रेजिस्टेंस इक्वल होती है V बाय आई के। यहाँ पर V हमें दिया हुआ है इन्होंने 10 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 5, तो ये हो जाता है हमारे पास 2 ओहम। तो टाइम कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 4 सेकेंड, और टोटल टाइम कितना चाहिए होगा 5 टाइम कांस्टेंट्स, तो 5 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा 20 सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट सवाल है कि इफ टू बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी देन देयर मोमेंटम इज रिलेटेड बाय। तो यहाँ पे जो 3 वेरिएबल्स दिए हुए हमें, वो एक काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, एक मोमेंटम दिया हुआ है और एक वेलोसिटी दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी की स्टूडेंट्स क्या क्या इक्वेशंस हैं, एक तो है हाफ mv², एक है हमारे पास p²/2m, और आखिरी है हाफ pv। तो इसमें से वेलोसिटी और मोमेंटम किस में आ रहा है, ये थर्ड वाली इक्वेशन में आ रहा है, तो हम यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो इफ टू बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया, तो मोमेंटम और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच पासिस परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया ऑफ दिस मच प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब ये चीज जरा देखने की है कि फ्लक्स जो है ना बी डॉट ए के, यहां पर बी हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है वो 5i प्लस 2j प्लस 4k। ए हमने फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि एक ए जो है वो लेट से हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर है एक्स वाई प्लेन में, तो उसका वेक्टर एरिया जो होगा वो 2 मीटर स्क्वायर होगा जेड एक्सिस में। और जेड एक्सिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, के यूज करते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा 2k, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है तो जेड एक्सिस बन जाएगा, और जेड एक्सिस क्या होता है, के होता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 वेबर। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि लेंथ ऑफ क्रस्ट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज 2 मीटर। ठीक है, अब ये सवाल है स्टूडेंट इस तरह से कि अगर एक ट्रांसवर्स वेव है तो हमें सिर्फ उसकी क्रस्ट की लेंथ दी हुई है, यहां तक 2 मीटर है। तो अगर ये 2 मीटर है तो टोटल वेव कितनी होगी, तो वेवलेंथ आ जाएगा इसका 4 मीटर। ठीक है, अब आगे वाला पॉइंट दिया हुआ है कि इफ 10 ऑफ दीज वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी। तो 10 वेव्स वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा से।
लेमडा हमें मिल गया 4 है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन टोटल टाइम। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्ज। तो यहां पर अगर मैं डालूं तो 4 × 2 हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दो किस्म के हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप का काम क्या होता है कि वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। तो सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगी, जिस वजह से सेकेंडरी टर्न्स भी प्राइमरी टर्न्स से ज़्यादा होंगे। लेकिन यही जो है ये करंट को उल्टा कम कर देता है, तो सेकेंडरी करंट जो है वो प्राइमरी से कम होगा। स्टेप डाउन इसका ऑपोजिट होता है, वो सेकेंडरी पोटेंशियल को कम कर देता है क्योंकि उसके टर्न्स कम होते हैं, लेकिन वो करंट को क्या करता है? ज़्यादा कर देता है। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज मोर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नहीं, सेकेंडरी के मोर है। पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज लेस, नहीं। करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज लेस, तो ये वाली बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, इफ अ पीस ऑफ वायर विच इज कनेक्टेड टू एन ईएमएफ सोर्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह होता है कि अगर मैं एक पीस ऑफ वायर लूं, लेट से ये एक पीस ऑफ वायर है मेरे पास और ये कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं हर डायरेक्शन में। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किलोमीटर्स पर सेकंड में होती है, लेकिन उन सब की कंबाइंड एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 होती है, क्योंकि वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते। अब अगर इसी वायर को मैं कनेक्ट कर दूं, लेट से इस साइड को मैंने पॉजिटिव कर दिया, इस साइड को मैंने नेगेटिव कर दिया, तो अब यही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे और इनकी वेलोसिटी रिड्यूस होकर 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड पे हो जाएगी। और इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज का आप लोगों ने इन सारी बातों का ख्याल रखना है कि डिसकनेक्टेड वायर में एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड में, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 है। और कनेक्टेड वायर में सबकी जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो कितनी है? 10⁻⁻5। तो यहां पे लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वर्क डन इज मैक्सिमम? वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट्स फॉल बैक। तो इसमें वर्क डन 0 हो जाएगा। ऊपर जाते हुए -mgh होगा, नीचे आते हुए +mgh होगा, तो टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी कवर्स अ राउंड ट्रिप ऑन अ रफ रोड, तो ये वर्क डन हो रहा है। वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन अ पर्सन स्ट्रेच एंड रिलीज द स्प्रिंग, तो वही जितना स्ट्रेच करेंगे -kx और फिर -12 kx² हो जाएगा और फिर +12 kx² हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल होके 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ जो वर्क डन हो रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में फ्रिक्शन का हो रहा है, बाकियों का वर्क डन क्योंकि साइक्लिक पाथ है तो वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। तो स्टूडेंट्स ये 3-4 लफ्ज आप लोग याद कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड लिखा हो, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिखा हो, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हो। इन तीनों का मतलब होता है बी, और बी का ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि इफ अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज टी, देन द टाइम टू रीच फ्रॉम एक्सट्रीम टू मिड पॉइंट बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन इज। तो ये देख लें स्टूडेंट्स कि अगर लेट से मैं कहता हूं कि ये एक्सट्रीम है हमारा, ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, और ये हमारा मीन है, तो एक्सट्रीम तक जाना और वापस उस एक्सट्रीम तक आना, ये होता है टाइम पीरियड।
एक्सट्रीम और मीन के बीच में जो टाइम लगता है वो होता है t/4। अब अगर मैं इनके सेंटर का पॉइंट ले लूं, इसको हम कहते हैं x0/2। तो एक्सट्रीम और x0/2 के बीच का टाइम होता है t/6 और मीन और x0/2 के बीच का टाइम होता है t/12। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं x0/√2। तो मीन और x0/√2 तक का टाइम होता है t/8 और एक्सट्रीम और x0/2 तक का टाइम भी होता है t/8। तो ये कुछ टाइम्स हैं जो आप लोगों ने याद करने। अब यहां पे बोला हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t, टाइम टू रीच फ्रॉम एक्सट्रीम टू मिड पॉइंट बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन, यानी कि ये वाला टाइम हमसे पूछा हुआ है। तो ये कितना है, t/6 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि इन अ सर्किट द करंट थ्रू द रजिस्टर इज प्रैक्टिकली। तो स्टूडेंट यहां से जब हम जाएंगे, यूं करके जाएंगे, तो ये आगे रिवर्स बाइस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये रिवर्स बाइस है तो इसमें से कोई करंट भी पास नहीं हो सकेगा। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देयर रिजल्टेंट विल बी 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो इक्वल वेक्टर्स हों, ठीक है, मैं कहता हूं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर भी उतना ही है, तो जब मैं इन्हें ऐड करूंगा ना, लेट से ए प्लस बी करूंगा, तो वो होगा 2 टाइम्स ऑफ ए या 2 टाइम्स ऑफ बी, क्योंकि लेट से अगर ये भी 2 है ये भी 2 है, तो अगर ये मैं इनको स्ट्रेट 0 डिग्री पे ऐड करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक 2 इधर आ जाएगा, दूसरा 2 इधर आ जाएगा और इनका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। और अगर मैं इन्हें 180 डिग्री पे करूंगा तो क्या होगा, 2 इधर 2 इधर, यानी कि ये दोनों a माइनस भी हो जाएगा 180 पे और इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो 180 पे इनका आंसर 0 आएगा और 0 डिग्री पे इनका आंसर डबल आएगा। तो कितने पे इनका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, 0 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज है, अगर एक बॉडी इस तरह से घूम रही है, ठीक है, तो जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं जैसे कि ओमेगा, अल्फा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी की सारी किस्में हैं आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। लीनियर क्वांटिटीज जो हैं आपकी, जैसे कि टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आपके पास टेंजेंट पे हैं। और सेंटर की तरफ कौन सी चीज है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको मैं रेडियल एक्सेलरेशन भी कहता हूं, और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें कौन सी चीज जो है वो एक्सिस में नहीं डायरेक्टेड, तो वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो टूवर्ड्स एक्सिस है, वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सी क्वांटिटी का क्या डायरेक्शन होता है। अगला सवाल आ जाता है हमारे पास कि 2 वायर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, if one wire is carrying the current in east direction and another wire in west direction, that what can be said about their magnetic field। इसमें यह सवाल किया हुआ है कि एक वायर है वो ईस्ट की तरफ करंट लेके जा रही है, दूसरी वायर है वो वेस्ट की तरफ करंट लेके जा रही है, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले इनकी राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें तो आपको पता चलेगा कि जो ईस्ट की तरफ जा रही है उसकी फील्ड यहां से अंदर की तरफ जा रही है, और ऊपर से बाहर की तरफ आ रही है। जबकि अगर आप वेस्ट की करें तो वेस्ट की ऊपर से अंदर की तरफ जा रही है और इधर से बाहर की तरफ आ रही है। तो ये देखें, इनके सेंटर में फील्ड एक तो ज्यादा हो गई है और किस तरफ डायरेक्टेड है, इनवर्ड्स डायरेक्टेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम बिटवीन द वायर्स एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, इफ वी कंपेयर 2 स्प्रिंग मैसेज हैविंग आइडेंटिकल स्प्रिंग, वन इज मेड अप ऑफ स्टील बॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड अदर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बॉल ऑफ 2 सेंटीमीटर।
यानी कि दो सिंपल मैश स्प्रिंग सिस्टम है, एक के साथ हमने 2 सेंटीमीटर का स्टील की बॉल लगा दी है, और दूसरा मैश स्प्रिंग सिस्टम है, उसके साथ हमने 2 ही सेंटीमीटर की प्लास्टिक की बॉल लगा दी है। तो आपके ख्याल से अगर ये और ये बॉल का साइज सेम है, और एक स्टील की एक प्लास्टिक की है, तो मैस किसका ज़्यादा होगा? मैस ऑफ स्टील बॉल विल बी मोर देन प्लास्टिक बॉल। तो टाइम पीरियड ऑफ स्टील बॉल विल ऑल्सो बी मोर देन टाइम पीरियड ऑफ प्लास्टिक बॉल, क्योंकि टाइम पीरियड और मैस का डायरेक्ट के अंडर रूट का रिलेशन है। तो किसका जो है वो ज़्यादा होगा? स्टील बॉल का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। The maximum height of projectile has the largest value for which of the following angles? अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स देखें, इस तरह है ना कि रेंज का अगर सवाल आए ना आप लोगों को, तो रेंज जितनी ज़्यादा नियर होगी टू 45 डिग्री, उतनी ज़्यादा आपकी रेंज होगी। और हाइट के लिए क्या रूल है कि हाइट जितनी ज़्यादा नियर होगी टू 90 डिग्री, उतनी ज़्यादा आपकी हाइट होगी। ठीक है, ये रूल आप लोगों ने याद रख लेना है कि रेंज के लिए 45 डिग्री के पास होगा और हाइट के लिए 90 डिग्री के पास होगा। तो इसमें से कौन सा एंगल जो है वो सबसे ज़्यादा करीब है 90 डिग्री के? 75 डिग्री। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? सबसे पहला है डॉट प्रोडक्ट ओबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये वाली बात ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट को बेस द एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये वाली बात भी ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। तीसरी है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को बेस द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेशक हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करती, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये ओबे करता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हुआ? ऑल ऑफ दीज हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है कि अ वायर ऑफ 12 ओहम इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड द 4 पार्ट्स आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल। ठीक है, सो हाउ मच करंट विल फ्लोज थ्रू अ सिंगल रेजिस्टर? तो अब इस तरह है स्टूडेंट्स के सबसे पहले हमने 12 ओहम को 4 इक्वल पार्ट्स में काटा। तो आर और एल का डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर लेंथ जो है वो 1/4 हो गई है, तो रेजिस्टेंस भी जो है वो R/4 हो जाएगी, और 12/4 यानी कि 3 ओहम एक का रेजिस्टर हो जाएगा। अब हमने क्या किया है कि इस 3 और 3 ओहम के रेजिस्टर को हमने लगा दिया है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो अब हमने फाइंड करना है कि करंट कितना होगा। तो करंट इक्वल होता है V/R के। V 12 वोल्ट है, R हमारे पास 3 है, तो ये आ जाएगा 4 एम्पेयर। तो 4 एम्पेयर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बॉडी ऑफ मास 10 kg exerts a tension of 200 न्यूटन while rotating in a circle. How much work is done by the tension in the string if body covers this? अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट्स कि टेंशन इन अ स्प्रिंग जो है ना, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। वो बेसिकली क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। इसका डायरेक्ट आंसर आता है कि क्योंकि टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल जी, कंसिडर अ वर्टिकल पाइप हैविंग अ यूनिफॉर्म डायमीटर, हाइट डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ऑन द पाइप इज h, देन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स कैन बी रिटन एज डैश। अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट्स क्या है, वर्टिकल पाइप क्या होता है और हॉरिजॉन्टल पाइप क्या होता है। वर्टिकल पाइप के लिए स्टूडेंट्स हम ये इक्वेशन P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 यूज करते हैं, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो वो थर्ड फैक्टर हम नहीं डालते। हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए हम सिर्फ ये लिखते हैं रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसके लिए हम क्योंकि हाइट कांस्टेंट होती है, तो हम हाइट वाला फैक्टर नहीं लेते। तो यहाँ पे क्योंकि वर्टिकल पाइप की बात की है, तो हम ये वाला फैक्टर आगे लेके चलेंगे।
हमसे पूछा हुआ है जी कि आप फाइंड करें प्रेशर डिफरेंस यानी कि P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 हो जाएगा रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। अब प्रेशर डिफरेंस इक्वल हो जाएगा रो जी कांस्टेंट ले लें तो एच टू माइनस एच वन। और यहाँ पर कहा हुआ है कि हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज एच। तो हाइट डिफरेंस को मैं एच ले लूंगा तो रो जी एच इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर पार्टिकल्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए शर्त है कि F इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस के एक्स के। ये माइनस लगता है ये शो करने के लिए कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है। तो इस इक्वेशन के अगर मैं देखूं और k को मैं 2 कंसिडर कर लूं तो माइनस टू एक्स, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है जी कि व्हेन अ रेन ड्रॉप फॉल्स इट फेसेस अ ड्रैग फोर्स बाय एटमॉस्फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप। पहला है जी कि फोर्स इंक्रीज करेगी, पहले इंक्रीज करेगी फिर कांस्टेंट होगी, पहले डिक्रीज करेगी फिर कांस्टेंट होगी एंड सो ऑन। तो देखिए स्टूडेंट, जब एक ड्रॉप फॉल करना शुरू करता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ड्रैग फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ड्रैग फोर्स भी क्या करती है, इंक्रीज होती है। फिर वो फॉल करता रहता है करता रहता है, एक पॉइंट आता है कि जब ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाते हैं और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है उस पॉइंट पे ड्रैग फोर्स भी कांस्टेंट हो जाती है और फिर वो बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरती है। तो देखें, ड्रैग फोर्स शुरू में ज़्यादा हो रही है और फिर वो कांस्टेंट हो गई है, तो इसको हम लिखेंगे इनिशियली इंक्रीजेस एंड देन बिकम कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।